हेलो स्टूडेंट, HLB डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की परीक्षा हेतु मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मान करके चलिए कि आपका पेपर परसों यही रखा गया है, इसी से ही संबंधित सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो आइए उनको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, प्रश्न पत्र जो है कक्षा 12 का है, हिंदी, सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। 100 नंबर के मार्क्स हैं जो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आइए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। पहला ऑप्शन आनंद कादंबरी, दूसरा ऑप्शन हिंदी प्रदीप, तीसरा ब्राह्मण और चौथा दिनमान। तो ब्राह्मण पत्रिका के लेखक जो हैं वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा हमारा खा प्रश्न दिया है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, पहला ऑप्शन दिया साहित्यालोचन, दूसरा साहित्य सहचर, तीसरा आलोचक की आस्था, चौथा त्रिवेणी, तीसरा त्रिवेणी, चौथा आलोचक की आस्था। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या गा पर पहुंचते हैं। कर्मभूमि किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन है, उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। तो कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घ प्रश्न दिया है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन गुलाब राय, चौथा विद्यानिवास मिश्र। तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का अंगा पर पहुंचते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कवचन सुधा, दूसरा है उचित वक्ता, तीसरा है भारत मित्र और चौथा है सरस्वती। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, जो कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न दिया है 2 का है पद्मावत का रचना काल है, यानी पद्मावत किस काल में लिखा गया है। तो पद्मावत रचना जो है ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, लीत काल और आधुनिक काल। तो पद्मावत जो है वो भक्ति काल में लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि निर्गुण शाखा के अंतर्गत, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत लिखा गया है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्ति काल की रचना है। खा है सरोज स्मिथ के रचयिता हैं, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा अज्ञेय। तो सरोज स्मृति के रचयिता हैं निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सरोज स्मृति निराला जी ने, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सरोज, और किसी कारणवश वो कम समय में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु की याद में निराला जी ने सरोज स्मृति नाम की कविता लिखी थी। तो आइए प्रश्न नंबर ग पर पहुंचते हैं। ग हमारा प्रश्न दिया है निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है। फर्स्ट है नागार्जुन, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो देखिए छायावाद के कवि कौन नहीं है, वो है नागार्जुन, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के तीनों ये जो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावादी कवि हैं। नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 2 का घा पर पहुंचते हैं। निम्न में से रीतकाल किस कवि ने वीर रस में रचना की है। पहला ऑप्शन दिया है घनानंद, दूसरा है पद्माकर, तीसरा बिहारी और चौथा भूषण। तो वीर रस में रीतकाल की रचना करने वाले कवि हैं, जिनका नाम है भूषण, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का अंगा है। अंगा में पहुंचते हैं। तार सप्तक के संपादक थे। पहला अज्ञेय है, दूसरा धर्मवीर भारती है, तीसरा दिनकर है और चौथा गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो तार सप्तक के प्रकाशन के संपादक हैं अज्ञेय, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 10 थे वो 10 के 10 आपके परीक्षा में आना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए गद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। पहला हमारा गद्यांश दिया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक गद्यांश दिया है जिनके आपके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देती तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर हैं। जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये आपका गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको लिखना होगा। तो पहला दिया है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक और लेखक हैं, देखिए पाठ का नाम इसमें हम लिखे दे रहे हैं, पाठ राष्ट्र का स्वरूप। पाठ क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से आपका पाठ का नाम लेखक का नाम हो गया। पहला प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अब इसको अगर हम निबंध में भी लिखना चाहे पाठ का शीर्षक यानी संदर्भ लिखना चाहते हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी। हाँ, ये आपका संदर्भ होगा। जन का प्रवाह का आशय क्या होता है? तो जन का प्रवाह का आशय है जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है। अगला दिया, भूमि के साथ किसने तादात्म्य स्थापित कर दिया है? तो सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। जन का जीवन किस प्रकार है? तो देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का जीवन जो है कहते हैं जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन कैसा है? अमर है। जन का जीवन कैसा है? तो राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। ये आपका होगा। फिर अगला रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितना आपका ऊपर रेखांकित किया गया है उसकी आपको व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस गद्यांश का आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर गद्यांश डाल देना, गद्यांश, और उसके बाद में दिया गया जन का प्रवाह, जन का प्रवाह, उसके बाद में डॉट डॉट करके अंतिम शब्द जो होता है करना होता है। इसको आप लिख देंगे तो इससे एग्जामिनर को पता हो जाएगा कि आप किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये आपका गद्यांश हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट गद्यांश पे पहुंचते हैं अथवा के माध्यम से। दूसरा हमारा गद्यांश दिया है अथवा के माध्यम से। ये दिया है भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से ही निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो इस प्रकार का आपका ये गद्यांश हो गया अथवा कर के माध्यम से। तो जैसे इस गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देना है तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई है गद्यांश के माध्यम से, यहाँ पर लिख देंगे भाषा स्वयं, फिर
डॉट डॉट करके अंतिम शब्द दिया है महती आवश्यकता होगी, महती आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये गद्यांश का टाइटल डाल दिया गया है। तो ये पता चला है कि आप किन प्रश्नों का उत्तर किस गद्यांश का दे रहे हैं। तो देखिए इसमें से पहला प्रश्न दिया है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए पाठ का नाम क्या है, लिखते हैं पाठ भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो ये पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। संदर्भ पूछते हैं तो संदर्भ बना के लेके पाठ का शीर्षक तो लेखक ही होगा। भाषा किसका अटूट अंग है, तो देखिए पहला प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न है भाषा किसका अटूट अंग है, तो भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। कहते हैं संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ये आपका तीसरा प्रश्न के उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न दिया सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये यहाँ से शुरू होगा। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जितना अंडरलाइन किया गया है भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, इसकी व्याख्या आपको करना है। इस प्रकार से आपके पांचों के प्रश्न हो गए गद्यांश के उत्तर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं। चौथा हमारा दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें दिया है दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वो रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो इसमें दिया गया है, इससे संबंधित है। अब जैसे इसका आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो इसको पद्यांश के माध्यम से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये पद्यांश है। पद्यांश, यहां पर आप दुख लिख सकते हैं और यहां से लेकर के फिर भूल शब्द दिया है। क्या दिया है? भूल शब्द। तो इस प्रकार से ये आपका गद्यांश हो गया। तो ऐसे ही गद्यांश से डाल देंगे। प्रश्न क्या है? कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि और कविता, कविता क्या है? कविता है श्रद्धा मनु है, कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो गए, ठीक है। कवि और कविता हो गए। आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा दिया है श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा मन के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। किसके मन को हताश प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा मन को प्राण के हताश प्रेरणा दे रही है। फिर तीसरा रजनी किसका प्रतीक है? रजनी जो है वो रात्रि का प्रतीक है। रजनी माने रात्रि, रात्रि के बाद फिर सुख का नवल प्रभात कब आता है? जब दुख का कष्ट दूर होता है तो जो नई किरण उत्पन्न होती है वो सुख के उद्भव के कारण होती है, नवल प्रभात कहा जाता है। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जितना ये रेखांकित किया गया है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ठीक है, ये अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पद्यांश हमारा दिया है अथवा के माध्यम से दिया है। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम,
करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम रोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो अब देखिए इस गद्यांश को लिख रहे हैं, तो ये पद्यांश को तो यहाँ पर तुरंत आप दर्शा दीजिए। पद्यांश फिर है यहाँ पर सुख है और डाट डाट करके सरोज शब्द दिया गया। उसके बाद में कवि कौन है, कविता कौन है, कविता बापू के प्रति है। कविता कौन सी है, बापू के प्रति, बापू के प्रति। और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार से ये कवि हो गए और ये कविता हो गई। तो पहले दिया ये आपका हो गया कवि और कविता। मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है, तो मानव इस संसार नश्वर में आकर के सुख भोग की खोज करता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्राणी है जो सुख भोगने के लिए आता है और सुख के कारण से उसे हिंसा और स्पर्धा में भर चेतना हिंसा के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें पशुता व्याप्त हो जाती है सुख के कारण से। जबकि गांधी जी इसके ठीक विपरीत थे। सत्य की खोज करने कौन आया, सत्य की खोज करने महात्मा गांधी जी, जिनको बापू के नाम से जाना जाता है। फिर अगला रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, जो ये 2 लाइनें अंडरलाइन इनकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों गद्यांश और पद्यांश हो गए। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों में से आपको थोड़ा सा जीवन परिचय और फिर साहित्यिक परिचय और फिर उनकी प्रमुख जितनी भी रचनाएं उनको उल्लेख करना है आपका। ये 5 नंबर का आएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और दूसरा दिया खा में दिया है, खा दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें मैथिली शरण गुप्त दिया है, महादेवी वर्मा दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दिया। महादेवी वर्मा का हमने एक वीडियो बनाया है, इसमें से आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा हमने अच्छे ढंग से लिखा है। और हरिऔध जी के विश्वविद्यालय मैथिली शरण गुप्त, तो इनमें से एक आपको लिखना है जो 5 नंबर का हो जाएगा। छठा हमारा प्रश्न दिया है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का कथावस्तु लिखिए। कथावस्तु का मतलब होता है बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। तो देखिए बहादुर कहानी किसकी लिखी हुई है, अमरकांत की है, लेखक हैं इसके अमरकांत। और पंचलाइट जो है वो किसकी लिखी हुई है, वो है हरीश्वर नाथ रेणु, ये है इनकी लिखी हुई पंचलाइट। आप देखिए नीचे अथवा के माध्यम से करते हैं। ध्रुव यात्रा, ये किसकी है, ध्रुव यात्रा है जैनेन्द्र कुमार की। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से लेखक पता चला। तो आप एक लाइन किसी भी कहानी का सारांश लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पंचलाइट कहानी का सारांश लिख रहे हैं, तो पंचलाइट कहानी हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक ग्रामीण अंचल की कहानी है, जिसमें ग्रामीण के लोग 2 टोलों में विभक्त हैं। ये आप लिखना ना भूलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसी तरह अमरकांत और ये ध्रुव यात्रा है। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। तो अगला देखिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। सुपठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्नों का आपको उत्तर देना है जो आपके जिले में चलता है। तो देखिए बाराबंकी जिले में कौन सा चलता है, आपका 4 नंबर का है, ये चा वाला। और इसमें प्रश्न दिया है कि त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। इन 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। या तो त्यागपथी खंडकाव्य के 5 सर्गों की कथा संक्षेप में लिखिए, या फिर अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं डाल दीजिए। तो हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं देखिए, उसके अंतर्गत
त्यागपथी खंडकाव्य किसका लिखा हुआ है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल त्यागपथी खंडकाव्य हो गया। हर्षवर्धन की चरित्र की विशेषता देखिए। हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। नंबर 1, हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं हैं हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। नंबर 1 पर आदर्श भाई, आदर्श पुत्र व भाई। दूसरा दिया है त्यागी एवं दानी, त्यागी पुरुष हो गया। तीसरा दिया है दानी और चौथा दिया है महान योद्धा और 5 नंबर है कुशल शासक। तो इस तरीके से आप 5 बिंदु के अंतर्गत लिख देंगे तो ये आपका अच्छा माना जाएगा। हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं जो 5 बिंदुओं के अंतर्गत आप लिख देंगे तो निश्चित ही आपकी परीक्षा में जो लिखेंगे तो आपको जितने अंक का उतने अंक आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं त्यागी पुरुष के, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प कर में। उन्होंने प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम तट पर जा करके जितना कुछ धन संचय करते थे वो तुरंत बहुत बिच्छुओं और गरीबों को दान दे देते थे। स्वयं स्नान करके अपने बहन से कपड़े मांगते थे और फिर पुनः राजधानी धन का संचय करने के लिए वापस लौट आते थे। तो ये उनकी त्याग की विशेषता थी। तो आइए प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं और खंड खा में पहुंचते हैं। दिए गए गद्यांश का किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए संदर्भ कहते हैं किस पाठ का है? पाठ का नाम है इसका, या यहीं पर लिख देते हैं, संस्कृत भाषाया महत्तम। ये आपका पाठ का हो गया, ये संदर्भ हो गया और उसके बाद में इसका अनुवाद कर देना है। इसी तरीके से दूसरा अथवा में दिया है, देखिए महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, ये किस पाठ का है? तो आइए इधर ही लिख देते हैं, महामना मालवीय। महामना मालवीय पाठ का है, इसका संदर्भ हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को संदर्भ, 2 में से एक का संदर्भ लिख करके और हिंदी अनुवाद करना है। आपके 7 में 7 अंक मिलेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं संस्कृत के पद्यांशों की ओर। हमारा प्रश्न दिया है, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना है, ये किस पाठ का है? तो आइए देखते हैं। ये पाठ है सुभाषित रत्नान का, सुभाषित रत्नान पाठ का है। दिया है विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में से ज्ञानाय च रक्षणाय। यानी दुष्ट कहते हैं दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसी प्रकार ठीक सज्जन व्यक्ति की विद्या दान के लिए, विद्या जो है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए
और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो आइए अगला अथवा करके पद्यांश देखते हैं। देर ना में रोचते भद्रम व उलोकस्या विचेकनम अक्रुद्धस्य मुख्यम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। यानी ये जातक कथा पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? जातक कथा, जातक कथा पाठ से लिया गया है, जातक कथा से। और जातक कथा के अंतर्गत पाठ है उलूक जातकम, उलूक जातकम, उलूक जातकम। यानी इसका अनुवाद दिया गया उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बगैर क्रोध के इसका मुख देखो, जब ये क्रोध में होगा तब क्या होगा। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो गया। तो आइए प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी का एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए नंबर 1 पे दिया है आंख का तारा यानी अत्यधिक प्यारा, नाक में नकेल डालना है यानी वश में करना। तो इस प्रकार से एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कर दीजिए। दूसरा अगला हमारा प्रश्न दिया है 10 का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर पहुंचते हैं। 10वां हमारा प्रश्न दिया है साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन दिया है ए साधन अक्षरा, साक्षरा। दूसरा दिया है नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नरधन इंद्र, यानी आपका ए ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। तीसरा है स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आ शब्द दिया सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अगला ख नंबर प्रश्न है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ख पर पहुंचते हैं। ख प्रश्न हमारा दिया है आत्मने शब्द विभक्ति एवं वचन है। तो आत्मने शब्द जो है ए ऑप्शन आपका जो दिया है आ यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है आत्मने शब्द। फिर है नामना शब्द विभक्ति और वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति दो वचन। प्रथमा विभक्ति दो वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ये आ सही हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन, यानी नामना शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तृतीया विभक्ति एक वचन का है। उसके बाद में अगला दिया है 11वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण दिया है, श्रवण और श्रमण दिया है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन से पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और भिक्षु, सावन और परिश्रमी। तो आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा कान और भिक्षु। उसके बाद में अगला दिया है अंश और अंश। तो अंश माने कंधा और अंश माने हिस्सा या भाग। तो आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा कंधा और हिस्सा। अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। तो इस तरीके से चपला दिया है, चपला माने चंचला, चपला दिया है। अंबर दिया है, यहाँ पर एक अंबर का है, अंबर। आकाश, आकाश दिया है। चपला माने बिजली होता है। तो इस प्रकार से लिखना है। फिर अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश दिया है अनुकरण करने योग्य जो है उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं, अनुकरणीय। वन में रहने वाला क्या कहलाता है? वनवासी कहलाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। तो महादेवी वर्मा विद्वान की जगह पर क्या लिखा जाएगा? विदुषी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? विदुषी, विदुषी। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं।
अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ा रहे की जगह पर रहे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। मेरे से के स्थान पर क्या हो जाएगा, तुम मेरे से के तहत तुम मुझसे क्या हो जाएगा, मुझसे मत बोलो, तुम शब्द हो जाएगा। फिर है मैं लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने लड़के को पढ़ाया हूं। मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। मैंने लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने लड़के को पढ़ाया है हो जाएगा। ठीक। फिर अगला दिया है, आगे है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार का परिभाषा है, श्रृंगार रस कहते हैं प्रिय के निकट रहे प्रिया कहने तब संयोग, और किंतु रहे जब दूर हो श्रृंगार वियोग। तो इस प्रकार से है। फिर दिया है अनुप्रास अलंकार एवं रूपक अलंकार की, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। इसी प्रकार से दिया है दोहा छंद दिया है, दोहा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यत होती है। दोहा हो गया सोरठा, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से तीसरा हमारा प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है। अगला नेक्स्ट है कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। यानी आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, उसमें बैंक खाता लगना है और आपके पास खाता नहीं खुला है तो उस शाखा प्रबंधक को माध्यम से एक आपको आवेदन पत्र देना है जिससे आपका खाता आसानी से खुल सके। अगर वो नहीं करते हैं तो अथवा के माध्यम से अपने गाँव की सफाई है संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ये भी सफाई व्यवस्था है, सीएमओ को आप पत्र लिखेंगे जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है स्वास्थ्य विभाग का, उससे संबंधित अपनी समस्या को बताएंगे तो तुरंत आपकी समस्या को अवगत करके तुरंत उसका समाधान करेगा। फिर अगला अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। पहला दिया है बाढ़ की समस्या, कारण एवं निवारण, यानी बाढ़ किस कारण से आती है और उसके बचने के क्या क्या उपाय आने से पहले करने चाहिए, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। दूसरा दिया स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, यानी जब घर बाहर राष्ट्र देश जब सब कुछ स्वच्छ रहेगा तो आपका वातावरण जब स्वच्छ होगा तो आपका जीवन भी स्वच्छ होगा, ये एकदम निश्चित है। गा है आरक्षण व्यवस्था वरदान एवं अभिशाप है, यानी जो आरक्षण व्यवस्था देश में लागू है वो वरदान है अथवा अभिशाप, इस विषय पर आपको एक निबंध लिखना है 280 शब्दों का। अगला है साहित्य में लोक मंगल की भावना, यानी हमारा जो साहित्य है इसमें लोगों की मंगल की भावना की कामना के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए और किस प्रकार से, तो इस पर निबंध लिखना है। तीसरा हमारा अंगादिया कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप, यानी भारतीय किसान के विषय में आपको लिखना है कि एक किसान किस प्रकार से फसल का उत्पादन करता है जो सारे देश की जीवन रेखा को वो आगे बढ़ाता है, क्योंकि अगर अनाज नहीं पैदा होगा तो मानव का जीवन संभव नहीं है। तो सबको, यानी किसान ये कह लीजिए कि सबका जीवन दाता है किसान, और किसान ही देश का अगर नहीं स्वस्थ रहेगा या ये कह लीजिए खुशहाल नहीं रहेगा तो देश का जीवन खुशहाल होना मुश्किल है, क्योंकि वो सबको जिलाता है, अन्न पैदा करता है जिससे सब लोग खाते हैं और उनका जीवन चलता है। तो इस प्रकार से आइए
ये हो गए, इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने होंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ बच्चों की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़िए, ताकि आपको डेली एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 22 तारीख तक आपको 1-2 वीडियो और डाले जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।